नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पाठ प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन करेंगे और द्वितीय प्रश्न पत्र में हम देखेंगे कि गुप्त साम्राज्य देख रहे हैं और गुप्त साम्राज्य में हमने समुद्रगुप्त तक का अध्ययन किया। आज हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका काल 375 से 414 ईस्वी तक है, का अध्ययन करेंगे। समुद्रगुप्त के पश्चात गुप्त वंशावली में उनके पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम मिलता है, जिसकी एक लोकप्रिय उपाधि विक्रमादित्य है। लेकिन यह संभावना व्यक्त की गई कि इन दोनों सम्राटों के मध्य बहुत अल्प काल के लिए रामगुप्त, जो संभवतः चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ भ्राता था, का शासन हो गया। कुछ साहित्यिक स्रोतों तथा पूर्व मालवा क्षेत्र से प्राप्त मगुप्त और रामगुप्त के नाम से अंकित तथा गरुड़ चिन्हांकित सिक्कों के आधार पर रामगुप्त की ऐतिहासिकता प्राय विद्वानों द्वारा स्वीकार की जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 314 ईस्वी तक को साम्राज्य निर्माण का कठिन कार्य नहीं करना पड़ा। उसके सामने समस्या गुप्त साम्राज्य को और दृढ़ और सुरक्षित करने की थी। वैवाहिक संबंधों द्वारा साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण। चंद्रगुप्त द्वितीय कुशल नीतिज्ञ था। उसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि करने की कोशिश की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री प्रभावती गुप्ता के पूना और रिठपुर ताम्र पत्रों से प्रकट होता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नाग कुल में उत्पन्न कुबेर नागा के साथ विवाह किया। नागवंश तात्कालिक भारत का एक प्रतिष्ठित राजवंश था। इस राजवंश की अनेक शाखाएं भारतवर्ष के विभिन्न प्रदेशों में शासन करती थी। समुद्रगुप्त की दिग्विजय के परिणाम स्वरूप उत्तरी भारत के अनेक प्रदेशों को नागवंश के हाथ से निकल गए थे, परंतु पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कुछ प्रदेशों पर उसके पश्चात भी इस वंश का शासन चलता रहा। उसके अपने दक्षिणी अभियान में समुद्रगुप्त ने संभवतः नाग प्रदेशों पर आक्रमण ही नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ वैवाहिक संबंध हो जाने से नागवंश गुप्त वंश का मित्र बन गया। नागवंश के समान ही विद्यार्थियों वाकाटक वंश भी तात्कालिक भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। इसने दक्षिण पश्चिम में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। समुद्रगुप्त ने ऐसे शक्तिशाली राजवंश के साथ शत्रुता करना उचित न समझा। इसी से उसने अपने दक्षिणी अभियान में इस वंश के राज्य पर आक्रमण नहीं किया था। उधर चंद्रगुप्त द्वितीय पश्चिमी भारत में मालवा, गुजरात, काठियावाड़ में विद्यमान शाक्य राज्य का विनाश करना चाहता था। अपने राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण वाकाटक नरेश गुजरात और काठियावाड़ के शासकों पर आक्रमण करने वाले उत्तरी भारत के राजा को हानि और लाभ दोनों पहुंचा सकता था। अतः वाकाटक वंश को अपने पक्ष में करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। इस संबंध में चंद्रगुप्त को शकों पर विजय प्राप्त करने में बड़ी सुविधा रही होगी। रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त की सहायता से उसकी विधवा पुत्री प्रभावती गुप्ता ने वाकाटक राज्य का शासन संचालन किया। प्रभावती गुप्ता के शासन काल में वाकाटक राज्य गुप्तों के प्रभाव में और अधिक आ गया। ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा भेजे हुए अनेक गुप्त पदाधिकारी वाकाटक राज्य में विद्यमान थे। वे अपने स्वामी की विधवा पुत्री को शासन संचालन में सहायता दे रहे थे। प्रभावती के पूना ताम्र पत्रों से पूर्व गुप्त लिपि का प्रयोग किया गया है। वह यही नहीं, उसने वाकाटक वंशावली के स्थान पर गुप्त वंशावली भी मिलती है। इन तथ्यों से वाकाटक वंश के ऊपर गुप्त वंश के भारी प्रभाव का अनुमान हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के वाकाटक वंश के साथ जो विवाह संबंध स्थापित किया, वह राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। शांति वर्मा के तालगुंड स्तंभ लेख में कहा गया है कि कदम वंश के शासक काकुस्थ वर्मा की राजकन्या गुप्त कुल में ब्याही हुई थी। काकुस्थ वर्मा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालिक था। हो सकता है
उसने अपनी एक राजकन्या का विवाह चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के साथ किया होगा। बम्बई प्रांत का दक्षिणी भाग और कर्नाटक राज्य का उत्तरी भाग कुंतल राज्य के अंतर्गत आता था। भोज के श्रृंगार प्रकाश के अनुसार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने कालिदास को कुंतल नरेश के पास राजदूत बनाकर भेजा था। कुंतल के इस दक्षिणी भारतीय राजवंश के साथ विवाह संबंध द्वारा चंद्रगुप्त द्वितीय का यश दक्षिण भारत में भी फैल गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने या चंद्रगुप्त द्वितीय ने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। दूसरा है शक विजय। राजनीतिक दृष्टि से चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना और उपलब्धि उसकी शक विजय थी। पश्चिमी भारत में इस समय भी शकों का जमाव था। उसका अधिकार उन्होंने गुजरात, काठियावाड़ व पश्चिमी मालवा प्रदेश पर था। यद्यपि समुद्रगुप्त के भय से आक्रांत होकर उन्होंने उससे मैत्री संधि कर ली, लेकिन अवसर पाते ही भारत पर प्रहार करने को तैयार हो गए। विशाखादत्त के देवी चंद्रगुप्तम नामक नाटक में रामगुप्त के समय में हुए शक आक्रमण का उल्लेख मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों से लोहा लेने की ठान ली थी। मालवा में दोनों के राज्य सटे हुए थे। पश्चिमी मालवा में शक थे, पूर्वी मालवा गुप्तों के अधीन था। शकों के उन्मूलन के लिए चंद्रगुप्त ने पूर्वी मालवा को ही अपना आधार बनाया। चंद्रगुप्त के संधि विग्रह शाब वीरसेन का एक अभिलेख बिलसा के निकट उदयगिरी में भी हमें मिलता है विद्यार्थियों, जिसमें यह लिखा है कि शाक्य वीरसेन सारी पृथ्वी की जय कामना करते हुए स्वयं अपने राजा के साथ यहाँ आया था। इसमें संदेह नहीं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का यहाँ आना उसके शव अभियान के प्रसंग से ही हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन में स्थापित की। 58 ईसा पूर्व में शकों को परास्त कर उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। विद्वानों का मानना है कि उस महान परंपरा की स्मृति को चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक विजय के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तीसरा है मेहरौली के लौह स्तंभ का चंद्र। दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान पर कुतुब मीनार के समीप एक लौह स्तंभ पर एक अभिलेख होता है, जिसमें चंद्र नाम के एक राजा की उपलब्धियों का वर्णन है। इस अभिलेख में कोई तिथि नहीं है, न ही ये स्पष्ट किया है कि चंद्र नामक राजा कौन था। इस अभिलेख में विद्यार्थियों हमें कुछ सूचनाएं मिलती है, जैसे चंद्र एक राजा था, उसने अपने भुजबल से अधिराज्य की स्थापना की, उसका शासन दीर्घकालिक था। युद्ध में सिंधु के 7 मुखों को पार कर उसने वाहलिकों को पराजित किया। उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिण समुद्र सुगंधित है। राजा वैष्णव धर्मावलंबी था। उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु भगवान का ध्वज स्थापित किया। ये उल्लेखनीय है कि बंगाल पर समुद्रगुप्त का आधिपत्य था। समुद्रगुप्त का अधिकार संभवतः दक्षिणी बंगाल पर था और चंद्रगुप्त द्वितीय ने उत्तरी और पूर्वी बंगाल को भी अपने अधिकार में ले लिया। यदि हम मेहरौली स्तंभ के चंद्र को चंद्रगुप्त स्वीकार कर लें तो उपयुक्त लेख से यह भी ध्वनित होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने दक्षिण पथ के क्षेत्रों में अपने पराक्रम और प्रताप से पुनः गुप्तों के आधिपत्य को दृढ़ता से स्थापित किया। प्रोफेसर श्रीराम गोयल ने अपनी पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ इम्पीरियल गुप्तास में मेहरौली स्तंभ लेख के चंद्र का समीकरण समुद्रगुप्त से किया है। अब हम साम्राज्य विस्तार के बारे में भी चर्चा करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की पश्चिमी सीमा कम से कम पंजाब तक अवश्य थी और यह संभावित है कि बलख, बैक्ट्रिया तक का क्षेत्र उसके अधीन था। पूर्व में उसका साम्राज्य बंगाल तक विस्तृत था। दक्षिण पश्चिम में सिंधु डेल्टा, गुजरात और काठियावाड़ पर उसका अधिकार था। दक्षिण के वाकाटक और कदम वंश उसके प्रभाव क्षेत्र में थे। दक्षिणापथ के
अन्य राजा भी उसके प्रभाव को स्वीकार करते थे। मेहरौली स्तंभ लेख के अनुसार उसके शौर्य समीर से आज भी दक्षिणी समुद्र सुगंधित है। इस प्रकार भारत के बहुत बड़े भूखंड पर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का अधिकार था और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इतने बड़े प्रदेश पर किसी अन्य भारतीय शासक का राज्य स्थापित नहीं किया था। चंद्रगुप्त के व्यक्तित्व के बारे में यदि विद्यार्थियों हम चर्चा करें तो ये पाएंगे कि प्राय संपूर्ण भारत पर उसने अपना अधिकार स्थापित करने के बाद गुप्त शासन प्रबंध को संगठित करने का श्रेय चंद्रगुप्त को ही दिया जाता है। उसके आदर्श शासन की प्रशंसा चीनी यात्री फाहियान ने भी की है, जो उसके काल में भारत में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव धर्मावलंबी था। उसकी मुद्राओं और गुप्त अभिलेखों से हमें परम भागवत कहा है। मेहरौली स्तंभ लेख में उसे स्पष्टतः वैष्णव कहा है। उसने विष्णुपद नामक पर्वत पर विष्णु ध्वजा स्थापित की। चंद्रगुप्त धर्म की दृष्टि से सहिष्णु व अन्य धर्मों का आदर करने वाला था। महान विजेता, कुशल प्रशासक होने के साथ साथ चंद्रगुप्त द्वितीय सांस्कृतिक उत्कर्ष का भी अग्रदूत था। वह विद्या अनुरागी था और विद्वानों का आश्रय करता और प्रोत्साहन करता था। संस्कृत के महान कवि कालिदास चंद्रगुप्त के नवरत्नों में शिरोमणि थे। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कला, स्थापना, मूर्ति रचना का उल्लेखनीय विकास हुआ और भारत का सांस्कृतिक विकास भी अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। इति नमस्कार।